तो वो किस तरह से थी और किस तरह से उसका जो नेशनल बाउंड्री है वो बार बार चेंज होगा, चलिए उस पॉइंट को देखते हैं। तो इटली को देखेंगे तो पहले इटली सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री थी कि इटली का जो मैप है वो बदलता जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये इटली के साथ जुड़ेगा और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लोम्बार्डी। तो इटली के साथ में अब क्या हुआ कि एक नया इलाका जुड़ गया कि इटली के अंदर में ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैं वो पार्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो वेनेशिया वाला इलाका है ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इटली का जो बाउंड्री है वो फिर से चेंज होगा। और फाइनली क्या होगा कि ये जो एरिया है जिसे हम पैपल स्टेट कहते हैं ये भी इटली के साथ ज्वाइन होगा। और फाइनली क्या होगा कि आज के डेट पे जो प्रेजेंट इटली है वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करें। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर किस आइडिया या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बेसिकली ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ये सर समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर का मेन थीम क्या है, इस चैप्टर को पढ़कर समझना कैसे है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है, जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि हम इसमें जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसको सिर्फ हम एक सेंटेंस या एक टर्म में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और वो टर्म है रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो किस तरह से बार बार रीड्रॉ होगा, बार बार बदला जाएगा और आखिरकार क्या होगा कि वो जो कंट्री है उस कंट्री का बाउंड्री फिक्स होगा बहुत सारे रीड्रॉल के बाद में, बहुत सारे चेंजेस होने के बाद में, और उसके बाद में एक नया कंट्री का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल थीम का मतलब यह है कि अगर इस थीम को हम लोग समझ गए तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहती है और इसी सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द ही ये सारा चैप्टर घूमता फिरता नजर आएगा आपको। तो सर सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो अगर आपको सिर्फ यही सेंटेंस या यही टर्म याद रहे कि ये चैप्टर कहना चाहती है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, तो आपको ये पूरा चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो नेशनल बाउंड्री है, किसी भी कंट्री का जो नेशनल बाउंड्री है वो क्या होगा, वो बार बार रीड्रॉ होगा, उसे बार बार बदला जाएगा और फिर फाइनली क्या होगा कि एक कंट्री एग्जिस्टेंस में आएगा और वो कंट्री फिर बाद में अपनी बाउंड्री को चेंज नहीं करेगा। तो बहुत सारे चेंजेस होने के बाद में एक कंट्री का जो बाउंड्री है, जो नेशनल बाउंड्री है, वो फिक्स किया जाएगा और उसके बाद उसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे बाउंड्री में, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की, तो 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया का बाउंड्री कुछ अलग था
और 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का बाउंड्री कुछ अलग होगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो नेशनल बाउंड्री है वो 15 अगस्त 1947 को चेंज हो गया था। उसी तरह से पूरे यूरोप के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर उनके जो बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि उन कंट्रीज़ के जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज होंगे और फाइनली एक कंट्री का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इटली की बात करें तो आज के डेट पे इटली इस तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आपको सार्डिनिया पिडमॉन्ट दिखाई पड़ता है, लोम्बार्डी दिखाई पड़ती है, वेनेशिया दिखाई पड़ती है, ये सारे कंट्रीज, ये सारे स्टेट्स दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम बहुत पहले जाकर देखें, अगर हम 1840s की बात करें तो इटली इस तरह से नहीं थी। तो वो किस तरह से थी और किस तरह से उसका जो नेशनल बाउंड्री है वो बार बार चेंज होगा, चलिए उस पॉइंट को देखते हैं। तो इटली को देखेंगे तो पहले इटली सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री थी और इसके जो अदर पार्ट्स हमने देखे वहां पर कोई आउटसाइडर रूल कर रहा था। इन दो जगह पे सिर्फ इटली के लोग ही रूल कर रहे थे, वहां पर उनके लोकल रूलर्स थे। लेकिन बाकी के जो इलाके थोड़ी देर पहले हमने देखे वहां पर इटालियन रूलर नहीं थे, वहां बाहर के लोग यानी कि कोई एक आउटसाइडर आके वहां पर रूल कर रहा था। उसके बाद क्या होगा कि इटालियंस क्या करेंगे कि इन लोगों के साथ लड़ाई करेंगे या किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कि उनको यहाँ से भगाएंगे। और क्या होगा कि धीरे धीरे हम देखेंगे कि इटली का जो मैप है वो बदलता जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इटली के साथ जुड़ेगा और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लोम्बार्डी। तो इटली के साथ में अब क्या हुआ कि एक नया इलाका जुड़ गया और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नया इलाका जुड़ा है तो इटली का जो मैप है अब वो रीड्रॉ हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इलाका है, ये ग्रीन कलर का जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेट्स रहेंगे या अलग अलग एरियाज रहेंगे जिसे हम पार्मा, मोडेना और टस्कनी कहते हैं। ये भी इटली का पार्ट बन जाएंगे। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर फिर से इटली का जो मैप है वो चेंज हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इटली के अंदर में ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज हैं वो पार्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो वेनेशिया वाला इलाका है ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इटली का जो बाउंड्री है वो फिर से चेंज होगा। और फाइनली क्या होगा कि ये जो एरिया है जिसे हम पैपल स्टेट कहते हैं ये भी इटली के साथ ज्वाइन होगा। और फाइनली क्या होगा कि आज के डेट पे जो प्रेजेंट इटली है वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाए। तो हमने देखा यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू से कि किस तरह से जो नेशनल बाउंड्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज के वो चेंज हो रहे हैं और फाइनली एक कंट्री किस तरह से एग्जिस्टेंस में आ रहा है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए इसको और आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो सेंट्रल थीम में हमने देखा कि यहाँ पर रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज होगी। ये जो पूरा का पूरा रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज होगी, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। क्योंकि छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे रीजन्स क्या होंगे कि वो एक साथ आएंगे और एक बड़ा कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो यूनिफाई करेंगे, उनका यूनिफिकेशन होगा। तो अगर हम यूरोप को देखेंगे आज से 150-200 साल पहले, तो क्या मिलेगा वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा बिग एम्पायर्स। वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य थे और ये जो बड़े बड़े बिग एम्पायर्स थे वहाँ पर दे वर कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि मान लो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उसका क्या होगा कि एक पार्ट यहाँ पर होगा, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर होगा, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर होगा। इस तरह से क्या होगा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो रहेगा ये, लेकिन इसके अलग अलग दूर दूर में हो सकते हैं कि ये पार्ट्स हों और ये सभी का एक ही रूलर हो, वो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करता हो। तो हमें यूरोप के अंदर में इस तरह का एक सिचुएशन दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर बड़े बड़े एम्पायर्स रहेंगे बट वहाँ पर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स रहेंगे। सिटी स्टेट्स का मतलब ये होता है कि वो इलाके जिसके जो बाउंड्रीज होते हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं।
उन्हीं को हम जनरली सिटी स्टेट्स कहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अच्छा, अब यूरोप के अंदर जो भी यूनिफिकेशन होगा, ठीक है, उसकी वजह क्या रहेगी या वो किस बेसिस पे उनका यूनिफिकेशन होगा? सो द यूनिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, रिलीजन, रेस, कल्चर एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिफिकेशन है उसका पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो या तो लैंग्वेज है, या तो रिलीजन है, या तो रेस है, या फिर वो कल्चर है। क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तो इन लोगों ने सोचा, मान लीजिए कि यहाँ पर इस जगह पे ये 3 इलाके हैं और यहाँ पर इनका जो लैंग्वेज है वो सेम है, तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा लैंग्वेज सेम है तो हम एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं, या हमारा रेस एक ही है, हमारा कल्चर एक ही है, तो चलो हम लोग एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। और फाइनली क्या करेंगे कि ये लोग अपने अपनी कंट्रीज को वहाँ पर फॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस और कल्चर या कस्टम। इन सब की वजह से ये लोग अपने कंट्रीज का फॉर्मेशन करेंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन सा आइडिया है जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि मेरी कंट्री में कोई आउटसाइडर आकर रूल नहीं करेगा और हम उन आउटसाइडर्स को अपने कंट्री में रहने नहीं दें। तो इसी आइडिया को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का मतलब साफ साफ ये है कि बंदा जो है या जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने देश के प्रति उनको प्यार होता है, दे हैव अ लव फॉर देयर कंट्री and that's why they don't want any outsider to be in that country ruling over them। क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि ये आउटसाइडर हमारे कंट्री में क्यों रहे और क्यों हम पर रूल करे। अब सवाल ये है कि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये यूरोप में फैला कैसे, ये स्प्रेड कैसे हुआ, किसने इस आइडिया को दिया और किसने इस आइडिया को स्प्रेड किया। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि ये आइडिया किसने दिया, ये कहाँ से निकल कर आया या कैसे स्प्रेड हुआ, तो हम देखते हैं कि इसके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जैकोबिन क्लब और वहाँ पर नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल रहे। अब ये दोनों क्या करेंगे कि यूरोप के अंदर जाएंगे, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि तुम कैसे किसी आउटसाइडर को अपने कंट्री में बर्दाश्त कर रहे हो, इन लोगों को यहाँ से भगा दो और अपना एक कंट्री खुद फॉर्म करो जहाँ का रूलर तुम्हारा खुद का अपना रूलर होगा। तो इस आइडिया को स्प्रेड करने वाले जो लोग थे वो जैकोबिन क्लब के लोग थे और नेपोलियन खुद था। तो चलिए, लोगों के पास आइडिया आ गया कि अब हमें अपने कंट्री को यूनिफाई करना है, लेकिन वो यूनिफाई होगा कैसे, हाउ यूनिफिकेशन विल बी अचीव्ड। तो यूनिफिकेशन को अचीव करने के लिए क्या होगा कि वहाँ पर वॉर का सहारा लेना पड़ेगा, युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो आउटसाइडर हैं उनके साथ युद्ध किया जाएगा, वॉर किया जाएगा और उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा ताकि उस इलाके पे वो रूल कर सके जो कि उनका खुद का इलाका है जहाँ पर आउटसाइडर आए थे और रूल कर रहे थे। द अदर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इज प्लेबिसाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंडम। इसमें यह होता है कि लोगों से सवाल पूछा जाता है यस और नो में कि आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, और अगर लोगों ने किसी एक के फेवर में वोट कर दिया तो ये जो लोग हैं ये एक स्पेसिफिक किंगडम या एम्पायर के साथ में जुड़ जाएंगे। जो तीसरा तरीका है यूनिफिकेशन अचीव करने का वो है ट्रीटी या एग्रीमेंट, यानी कि इसमें दो लोगों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में या दो किंगडम्स के बीच में ट्रीटी होगी या एग्रीमेंट होगा कि अब ये जो इलाका है ये किसके पास रहेगा। और एक तरीका है यूनिफिकेशन का या जिसकी वजह से यूनिफिकेशन होगा, और वो तरीका है वॉर प्रेशर। इसका मतलब है कि लड़ाई होने के चांसेस हैं और लड़ाई नहीं चाहने की वजह से क्या होगा कि कोई सरेंडर कर देगा और बोलेगा कि ठीक है, ये जो पार्ट जिसमें मैं रूल कर रहा हूँ अभी वो किसी और किंगडम के साथ में जुड़ जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा। और ऐसा हमें इटली के केस में देखने के लिए मिलेगा। तो हमने देखा इस वीडियो में कि इस चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम यह है कि यहाँ पर रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज होगा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, और
इसकी वजह क्या रहेगी कि वहाँ के लोगों के अंदर में नेशनलिज्म की भावना आएगी। ये नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आएगी? जैकोबिन क्लब इस भावना को लेके पूरे यूरोप के अंदर में जाएगा, और ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ये किस तरह से फुलफिल किया जाएगा? ये या तो वॉर के थ्रू किया जाएगा, या प्लेबिसाइड के थ्रू किया जाएगा, या ट्रीटी या एग्रीमेंट के थ्रू किया जाएगा, या फिर ये वॉर प्रेशर की वजह से होगा। और इस तरह से हम देखेंगे यूरोप के अंदर जो कंट्रीज रहेंगे उनके बाउंड्रीज चेंज होंगे, और फाइनली एक नया कंट्री का फॉर्मेशन होगा वहाँ। जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर फाइनली एक नए कंट्री का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनके नए बाउंड्रीज ड्रॉ किए जाएंगे, और ये कंट्रीज फाइनली एक नेशन स्टेट बनकर एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी थीम के इर्द गिर्द घूमेगा, और बाकी के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इवेंट्स जो हैं इसी के चारों तरफ घूमते फिरते आपको नजर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आपको आगे चल के पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। So from the next video, we are going to start with the chapter, and we are going to start with the introduction of the chapter. ये चैप्टर में लिखा क्या गया है फर्स्ट पेज में, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।